चलिए देखिए, परागन किसे कहते हैं ये जब मैंने पढ़ाया था तभी बताया हुआ था, ठीक है। वर्षा होने पर परागन का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी परागन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इधर देखो आंसर में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। हम कल भी पूछेंगे, कल वाला भी और आज वाला भी। चलो देखो, परागकणों का परागकोश से कहाँ वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि परागकोश क्या है और ये वर्तिकाग्र क्या है। तो कोई याद है किसी को, परागकोश क्या है, वर्तिकाग्र क्या है? कुछ भी याद नहीं है। देखो बेसिकली मेल फ्लावर, ठीक है, और फीमेल फ्लावर, ठीक है। सेम भी हो सकता है, यानी सेम ही जगह पे हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। इधर देखिए सब लोग, ये देखो ये आपका फ्लावर का ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। बेसिकली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरी रहा इसका, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, पराग को से पराग आना चाहिए ना। पराग मतलब क्या होगा यहाँ पे, पोलन। पराग मतलब क्या है, ये पोलन है। पोलन पता चलता है ना सबको, ठीक है। बेसिकली मेल गैमेट, फ्लावर का क्या मेल गैमेट, ये आपका क्या है, पराग कहलाता है, ठीक है। मेल वाले पार्ट से ये या तो सेम फ्लावर में हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र तक चला जाएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे। बेसिकली क्या बोला, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना। तो ये पराग कोश रहा, ये वर्तिकाग्र रहा, तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। परागन सिंपल समझ लो बाराती, ठीक है। लड़के वाले की जगह से लड़की वाले जगह के पास जाना परागन कहलाता है, सिंपल, ठीक है। या तो वो बगल वाले के पास जा सकता है, मतलब बगल में ही हो, ठीक है, या तो बहुत दूर भी जा सकता है। ये आपके प्रोसेस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। कोई घोड़ा से जाएगा, साइकिल से जाएगा, ठीक है, कोई कार से भी जाएगा, अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पे ये है आपके क्या, हवा से जा सकता है, पानी से जा सकता है, किसी एनिमल के द्वारा जा सकता है। कौन जाएगा, पराग जाएगा, ठीक है। ये पराग यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। यही प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस। तो यही बोल रहा है आपका कि परागन क्या होता है। तो परागन बताया गया क्या होगा, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो क्वेश्चन में कि वर्षा होने पर परागन का पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये क्या है, पराग है, ठीक है, खुद से नहीं चल पाता है। अगर पानी में रह रहा है, पानी वाला कोई प्लांट है, तो पानी के सरफेस से बह के चला जाता है तो वो पहुंच रहा है। लेकिन अगर ड्राई प्लांट है, मतलब कि जो एयर वाले नॉर्मली जो ऐसे रहते हैं, वो तो एयर के थ्रू चले जाते हैं, वो हुआ। अब आप सोचो कि बारिश हो जाएगी, बारिश होने पे क्या होगी, आपको ये पानी पड़ा तो क्या होगा, इस पर जो ऐसे छोटे छोटे ऐसे होते हैं पराग लगे हुए, ठीक है। तो पानी से आपको नहीं लग रहा है कि वो चिपक जाएगा आपस में, उसको चाहिए ना किसी को एयर में ये बहने के लिए क्या चाहिए कि हमको फ्री रहे वो, और वही पानी में जो चिपक जाएगा तो वो बह पाएगा क्या, दिक्कत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यही होगा। तो क्या होगा, देखो वर्षा के समय परागन भीग जाएंगे जिससे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही सिंपल सी घटना होगी और कुछ नहीं होगी। तो यानी जो हो रहा था यानी परागन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, जो ये पूछा गया था कि परागन किसे कहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल में कि जैसे कि मक्का में, मक्का के पौधे में किससे होता है, वायु परागन होता है, ठीक है। तो वायु के थ्रू चला जाएगा। मक्का के पौधे में नर पुष्प एक मंजरी में रहते हैं, मंजरी के रूप में शिखर पे लगे रहते हैं, जबकि क्या होगा, मादा पुष्प पत्ती की कक्षा में नीचे। अब मक्का का प्लांट कौन कौन देखा, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपली देखो ये क्या बोलते हैं इसको, नर पुष्प मंजरी में लगे हुए रहते हैं। वो ऊपर नहीं फ्लावर बना हुआ रहता है, जो दिखता होगा छोटे 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 बाजरे की तरह, वो भी वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और फीमेल वाला जो है बेसिकली फीमेल गैमेट जो आपको कहा रहेंगे
बनने से पहले, सीड बनने से पहले ही वो आपके एक अंदर, देखो कहाँ गया ये, पुष्प पत्ती की कक्षा में रहते हैं। बेसिकली पुष्प जहाँ पे है वहीं पे ये रहेगा, सिंपल अंदर रहता है। उसके बाद ये सीड बनने के बाद ही ये ऐसे बड़े बड़े देखते हैं ना, उसके मक्का होने के बाद जो मूछ बनाते हैं हम लोग जिससे, ठीक है, तो वो उसी की क्या होती है, ये होती है वर्तिकाग्री होती है, स्टाइल इसको बोला जाता है। ये बहुत लंबे लंबे उसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बनने के तरीके हैं आपके, इसको भी लिख सकते हो। 2 नंबर का रहा तो इसको लिखने के बाद इतना लिख दो, काम बन जाएगा। बस इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में। या तो ये लिख सकते हो कि परागन कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, परागन किसे कहते हैं, तो ये पहला वाला लाइन लिखने के बाद एक और आंसर दिया जा सकता है कि परागन कितने प्रकार के होते हैं। जब पढ़ाया गया है वो जाके पीपीटी देख लेना, वहाँ पे सारा बताया हुआ है, स्वपरागन, परपरागन ऐसे करके बताया हुआ है। फिर परपरागन में भी अलग अलग विधियां बताई हुई है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। अच्छा, ये आप लोग को शायद नहीं हुआ है, ये चैप्टर लास्ट वाला नहीं ना हुआ है, तो ये आपको, लेकिन ज्योग्राफी वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा रहता है, अलग अलग टॉपिक में अगर पढ़ा हुआ है तो। अभी नहीं पढ़ा हुआ तो हमको देना नहीं, छोड़ो, इसी से कर लेते हैं। क्या है, थोड़ा इसको हमको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। पोषी स्तर क्या है, अब आहार श्रृंखला पहले समझते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि स्वपोषी लोग हैं, वो खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है, वो खाना बनाते हैं, उसको फिर हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसको खाते हैं, अलग अलग स्तर है इसमें, प्लांट, ठीक है, कैसा रहा ये, स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी के बाद क्या होगा आपका, इसको खाने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे मतलब क्या, अगर हिरन मान लीजिए खाए, ठीक है, हिरन खाएगी इसको, ठीक है। हिरन को कौन खाएगा, बोलो, बाघ या शेर, चीता, कोई भी खा सकता है, ठीक है। इसी को आहार श्रृंखला बोला जाता है, ठीक है, फूड चेन, यानी हर एक दूसरे को क्या है, खाने वाला प्रेजेंट है ना। तो पहला क्या होता है, इसको बोला जाता है उत्पादक, क्या बोलते हैं इसको, ये भोजन को बना रहा है ना, ये तो किसी से नहीं ले रहा है, ये तो डायरेक्ट बना रहा है। अब ये हिरन है या बाघ है, ये सब क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता, क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता, मतलब उपभोग करने वाला, ये उपभोग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। अब जरूरी नहीं है इतना ही हो, ठीक है, अलग भी हो सकता है। प्लांट को और भी लोग भी तो खाता है ना, बकरी वगैरह खाएगी इसको, फिर बाघ शेर को भी खाने वाला है। हम लोग भी डायरेक्ट मनुष्य इसको खा सकते हैं, मनुष्य डायरेक्ट इसको खा सकते हैं ना, प्लांट को खाएंगे, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, प्लांट को खाने वाले जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, कुछ कुछ जो स्वपोषी, हाँ, कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी होता है, अलग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो डायरेक्ट ये बनते हैं। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आहार श्रृंखला आखिर है क्या, तो मेन क्या होता है कि उत्पादक होगा वो एक ही होगा, उपभोक्ता कई हो सकते हैं, ठीक है। एक क्या होगा आपका प्राइमरी, प्राथमिक उपभोक्ता। अब एक बात बताइए, प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कैसा होगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स होगा या कार्निवोर्स होगा, हर्बीवोर्स। प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होगा हमेशा, हर्बीवोर्स। क्या खा रही हैं आप, इतना सर्दी हो गया है, चलो देखो इधर, प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात होती है कि हमेशा क्या होगा वो, बोलो, शाकाहारी, हाँ शाकाहारी होगा, क्या होगा वो, हमेशा शाकाहारी होगा। उसके बाद वो मांसाहारी वाले लोग बदल सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग, इसमें बहुत सारे ये चेन आपकी चेंज होते रहती है। तो अब यहाँ पे समझो जो लिखा गया है, बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पोषी स्तर बोला जाता है। इसी को ये पोषी स्तर, ये एक स्तर दिया गया है इसको, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी वाले को क्या बोलते हैं, माध्यमिक भी बोल सकते हैं ऐसे अगर रहा तो, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, हाँ, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऐसे करके भी होता है। फिर एक सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, हम लोग सर्वोच्च वाले में आते हैं, सबको खा सकते हैं, या तो फिर शेर बाघ भी आता है। फिर आपका वो चील वगैरह है ना, वो भी आते हैं। मान लीजिए अगर किसी फिश वाला को सोचो, ठीक है, ये प्लांट पानी में है, इधर देखो सब लोग, ये कोई प्लांट कहाँ है, पानी में, इसको एक जो हर्बीवोर्स होगी वो खाएगी, ठीक है। मछली में ही अलग अलग टाइप होती है, उस वाले को दूसरी मछली खाएगी जो मांसाहारी होती है, छोटी मछली,
फिर छोटी मछली को उसको बड़ी मछली खाएगी, बड़ी वाले की भी और भी बड़ी मछली खाने वाली है, ठीक है। फिर और कोई बड़ी मछली रहेगी उसको चील खा जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे ये चेंज हो रहा है ना खाने वाला। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट वेल पे ही चले जाए, ऐसे ये बहुत बनते हैं, ठीक है। ये चेन में नहीं दिख रहा है तो हम कब के बुलाए थे ना, तो क्यों बैठे हुए थे पीछे, ठीक है। चलो देखो इधर, ये काट देना, ये लाइन लगातार है, पता नहीं कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये लगातार चेंज, ये है आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। देखो मैंने बोला था ना, ये उत्पादक का क्या है, पहला स्थान है। स्थान में देखोगे तो उत्पादक सबसे पहले नंबर पे आएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे करके उपभोक्ता में से ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या पूछा था, पोषी स्तर क्या है, तो यही आपका पोषी का स्तर है। और एक आहार श्रृंखला का ये चेन भी ऐसे बना लीजिएगा बुक में देख के, ठीक है, अच्छे से। फिर क्या है, आहार श्रृंखला में ये हो गया, यदि हम पौधों का सेवन करें तो श्रृंखला में केवल उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर होता है। ये क्या बोला, यही जो मैंने उपभोक्ता और उत्पादक बताया ना। अगर हम लोग क्या करें, डायरेक्ट किसका सेवन करें, पौधों का, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, सिर्फ उत्पादक और उपभोक्ता स्तर होते हैं, ठीक है। मांसाहारियों की आहार श्रृंखला में अधिक उपभोक्ता होते हैं, होंगे ना। अभी जैसे मैंने जस्ट बताया कि छोटी वाली मछली को बड़ी मछली खा जाएगी, ठीक है, उस बड़ी मछली को उससे भी बड़ी मछली खा लेगी, तो उस मांसाहारियों में तो ज्यादा हो गया ना। शाकाहारी में तो एक ही ऑप्शन है, उसको बस उत्पादक ही खाएगा और कोई नहीं खाएगा। मतलब ये शाकाहारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्पादक को ही खा सकता है और किसी को नहीं खाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है, सब बैठो। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन था पोषी स्तर क्या होता है, पोषी स्तर का बता दिया, ठीक है। आहार श्रृंखला इसको बोला जाता है, पूरा चेन को, ठीक है। अब स्तर डिसाइड करना है, लेवल डिसाइड करना है, ठीक है। लेवल क्या डिसाइड करना है आपको यहाँ पे, कि कौन कौन सा पे है। जैसे कि उत्पादक आपका पहला स्तर पे हुआ, उपभोक्ता दूसरा स्तर पे हो जाएगा। अब मान लिया जब उपभोक्ता में भी पूछा तो प्राथमिक द्वितीय ऐसे करके लिख देना है। और ऐसे ये चेन जरूर बनाना, ठीक है। आपके बुक में चेन बना हुआ है, सिंपल इस तरीके से जरूर बनाना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जो चेन है वो जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है, तभी आपके सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन में आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परितंत्र में, ठीक है, अपमार्जकों का क्या महत्व या भूमिका है। वही अभी जस्ट पढ़े थे ना। परितंत्र करने का मतलब हमारा जो इकोलॉजी है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, उसमें क्या घटनाएं चल रही हैं उसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो परितंत्र उसी को बोला जा रहा है। तो परितंत्र में अपमार्जकों का प्रमुख स्थान है। अपमार्जक किसको बोल रहे हैं, अपघटक को। अब अपघटक किसको बोलते हैं, अपघटक किसको बोला जाता है, सुनो। मान लीजिए ये कोई लीफ है, मर गया, मतलब सूख गया, ठीक है, मर गया तो गिर गया अपने पेड़ से, जमीन पे आ गया। अब धीरे धीरे सड़ जाता है ना, खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। एक ये हो गया। या तो कोई जीव मर गए हैं, ठीक है, कोई भी जो छोटे जीव है, जीव मतलब कि आपके जो एनिमल्स वाले जीव होते हैं, ठीक है, वो अगर मर गए तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, सड़ जाता है ना। तो सड़ने का जो हम नाम बोल रहे हैं वही शुद्ध हिंदी में क्या होता है, अपघटक। क्या होता है वो, अपघटक। तो अपघटक अभी ऐसे ही तो नहीं सड़ रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव काम कर रहे हैं ना। या तो वो देखो वो छोटे छोटे वाले कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह होता है, ठीक है, वो हो सकते हैं। या तो फिर आपके सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, यानी कवक, ठीक है, जीवाणु, या देखो जीवाणु या फिर कवक, इस तरीके से चीजें हो सकती है। और या बड़े ऑर्गेनिज्म में देखो तो क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। क्या होता है अर्थवर्म का हिंदी, पिल्लू नहीं होता है। किसानों का मित्र किसको बोलते हैं, केचुआ। कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, लिख लेना। छोटी, बड़ा गंदा है मेरा ये भाई, ठीक है। तो ये आप सबको क्या हो जाएंगे, ये आप घटक हो जाएंगे, ठीक है। सड़ाएगा गलाएगा। जो भी इन्वायरमेंट में उठाओ उनको, आज सो ही जाएंगे लगता है, नींद आ रहा ज़्यादा। स्पेशल है उधर, आप जाके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया है क्या बोल रहे हैं हम अभी, सो क्यों ऐसा बाबू, पढ़ने आते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम या परेशानी अगर आपको नहीं समझ में आता तो वो भी बोलो कि मैम आप जो कुछ भी बता रही है हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। होता है नहीं भी समझ में आता है तो उसको समझाया जाएगा, पर ऐसे सो जाना या ध्यान नहीं देना ये गलत बात है। देखो पीछे वाले को समझ में आ रहा है,
हाँ, क्या लिख रही हैं? बायो, हम ऐसे भी फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब ये एक जो यहाँ पे है वो भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, लिखने के साथ साथ समझना भी है, सिर्फ छापना नहीं है। मैंने बोला है अगर ये चला जाता है पीपीटी तो बस वो चीज़ लिखिए जो हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब जो हाथ मुंह बांध करके बैठे हुए हो वो बस लिखो जो हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ इमेज बना रहे हैं, ठीक है। तो सब लिख लिया करो, फिर अपने से फ्रेम करके अच्छे से नोट्स बना लिया, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, देखो जीवाणु मृतोपजीवी। मृतोपजीवी उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मृत या जो मरे हुए होते हैं ना जीव जंतु, उस पे अपना खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। तथा अन्य सूक्ष्म जीव, और भी अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? अपमार्जक का कार्य करते हैं, यानी वही अपघटक का कार्य करते हैं। ये मृत शरीर पर आक्रमण करते हैं। देखो जैसे मैंने अभी बोला कि ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग कहाँ किस पे काम करेगा? मृत शरीर पे। ये मरा हुआ है, मरा हुआ पत्ता, मरा हुआ जीव है, ठीक है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या? ये सब जो जीव है वो कार्बनिक पदार्थ से ही मिलकर बने हुए हैं, मतलब हम लोग कार्बन के ही बने हुए हैं, सिंपल सी बात है। वाटर है, आपके ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, अंदर प्रोटीन है, तो ये सब क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ है ना। तो ये सब जटिल है, उस जटिल वाले को क्या करेगा? इन लोग जो है ना उस पर एंजाइम का काम करेगा। जैसे देखो जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल देगा? सरल अकार्बनिक पदार्थ में। अकार्बनिक हो सकता है या तो नॉर्मल पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, पदार्थों में ये क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ नहीं, जो लिखा मैंने उसको एरो दे के लिख दिया। तो ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा ना, कॉपी का ये भी बढ़ता है, ठीक है, और आपका सामने से पता भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करेंगे? यहाँ पे लिख दो मृतोपजीवी लोग काम करेंगे, ठीक है। मृतोपजीवी हो गया, या और भी जो आपके कवक, विषाणु, जीवाणु बेसिकली, वो सब आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एंजाइम यानी कि वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? अपमार्जक की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणुओं का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे वो जल में क्या होते हैं? अधिक समय तक विद्यमान रहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सो समझ लो। जो जल में बेसिकली मरते हैं, ठीक है, जो जल वाली की स्थिति है, जल में भी तो लोग मरते ही होंगे ना, तो वहाँ पे जो अगर अपमार्जक उपस्थित है तब भी क्या होता है? अपघटन वहाँ पे सरलता से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अपघटन के लिए ना, यहाँ पे जो अपघटन हो रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा ड्राई इन्वायरमेंट रहे, थोड़ा ह्यूमिड वाला रहे। ये नहीं कि पानी में चीज़ें ऐसे भी जल्दी वो ये नहीं है। एक होता है कि पानी में सड़ते रहता है जीव है, वो अलग है। एक ये जो आपके पानी में जो सूक्ष्म जीव रह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, सूक्ष्म जीव के बारे में बात कर रहा है जो वहाँ पे मरता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? उसकी अपघटन सरलता से नहीं हो पाती है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देखो, जिससे वो जल में लंबे समय तक क्या होता है? विद्यमान रहता है। इसलिए पानी जो होता है आपका ज़्यादा वो होता है, हार्मफुल हो जाता है ऐसे जहाँ पे चीज़ें जो कोई मरे हुए हो, ठीक है, जो भी कोई सड़े गले मरे हुए पदार्थ रहेंगे तो वो पानी क्या होता है? सही नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी रहती है। ऐसे धरती पर कोई मर जाए, ठीक है, तो ऐसा आसानी से सड़ जाता है, फिर पता नहीं चलता है। लेकिन वही पानी में कोई चीज़ें मर गई है तो सही से क्या होगी? आपकी पहले तो सड़ेगी नहीं, और मान लिया सड़ने के बाद फिर कहाँ? वो पानी में आ जाएगा ना। वो तो सूक्ष्म जीव कहाँ जाएंगे? पानी में। तो वो पानी लंबे समय तक क्या होता है? वो पड़ी रहेगी, वो खराब रहेगी, सही नहीं हो पाती है। फिर क्या है? परिणाम स्वरूप जलीय जीवन प्रभावित होता है, और भी जो जलीय जीवन है उसके रीजन से क्या होंगे? वो प्रभावित होंगे। यानी क्या होगा? नॉर्मल जो एक मरा था, ठीक है, उसकी वजह से उसके सूक्ष्म जीव आपके कहाँ गए हैं? पानी में आ गए हैं। अब वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? अदर जो भी जलीय जीव है उसको प्रभावित करेंगे, यानी नॉर्मल जो मछली है, नॉर्मल जो प्लांट है, उसको वो खराब करने चला जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट युक्त अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक, देखो अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक तालाब है, ठीक है, तालाब में क्या था? एक कोई क्या हुआ? कोई जीव मर गया, ठीक है, कोई जीव मर गया, उसके साथ साथ क्या हुआ? उसकी सड़न गलन तो हुई, ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा फॉस्फेट वगैरह तालाब में आ गया है, ठीक है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जो इतना खेती करते हैं ना आजकल, फॉस्फेट वगैरह देते हैं खाद के फॉर्म में, ठीक है, और वो उसका क्या बोलते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने से क्या होता है? वो फॉस्फेट धुल के
पानी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, फिर सिंचाई करने के बाद वो पानी तालाब में ही जा रहा है, तो उस तालाब में मैंने वो पानी भी वो गया, तो फॉस्फेट युक्त पानी गया, तो तालाब में ओवरऑल क्या हो गया, फॉस्फेट बढ़ गया है। फॉस्फेट बढ़ जाने से क्या होता है, आप पता है फॉस्फेट का काम क्या होता है। हम लोग अगर किसी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, इनको मैंने बुलाया था ना, और इधर सुना कहीं नहीं था, उससे पहले नहीं बुलाए थे, यहीं पे बैठ के बतिया रहा है। मैंने बोला कि अंदर आके खड़ा हो, हाँ पीछे जाओ खड़ा हो। पढ़ने तो नहीं आते इसलिए तो खड़े ही रहते हो, ये नहीं कि मैम पढ़ा रहे तो कम से कम खड़ा होके सुनेंगे भी, तो ये भी नहीं है आप लोगों में। चलो देखो क्या कहानी चल रही थी, हाँ फॉस्फेट की कहानी चल रही थी। तो फॉस्फेट अगर हम लोग किसी पौधे को देते हैं तो क्यों देते हैं, कि उसका ग्रोथ हो, इसलिए देते हैं ना। खाद के फॉर्म में आजकल बहुत फॉस्फेट जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में होने की वजह से वो फॉस्फेट पानी के थ्रू बह के वो तालाब में चला गया। अब चला गया तो जो तालाब में भी बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या होते हैं, यानी कि ये जो शैवाल है, ठीक है, शैवाल यानी एल्गी जो बहुत हरा हरा नहीं नजर आता है आपका, बहुत अगर तालाब पुराना हो जाए तो पूरा वो हरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूरा कवर हो जाता है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है उसके नीचे पानी भी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो ग्रोथ अगर हो जाए तो ये ग्रोथ हुआ कैसे, उसी तालाब में प्रेजेंट फॉस्फेट की वजह से। तो फॉस्फेट बहुत ज़्यादा इस शैवाल का ग्रोथ करवा देता है, क्योंकि शैवाल के ग्रोथ के लिए फॉस्फेट चाहिए, फॉस्फेट लेते चला जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ होने की वजह से पूरा तालाब को कवर कर लिया, यानी ऊपर से पूरा कवर हो गया। अब कवर हो गया तो अंदर जो तालाब के अंदर जो मछलियाँ हैं, तालाब के अंदर जो और भी जीव जो जी रहे हैं, उनको तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या करेगा, वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। देखो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो प्रॉब्लम होगा, फिर जो अंदर रह रहे हैं फिर वो तालाब धीरे धीरे सड़ने लगता है और अंदर वो फिर कोई भी जीव नहीं रहेगा, ठीक है, बेसिकली खत्म हो जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। हमको क्या समझना है कि अपमार्जक यानी कि अपघटकों का क्या महत्व या क्या भूमिका है। तो वही वो बता रहा है कि अगर आप घटक नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, आपके इन्वायरमेंट में प्रदूषण भी फैल सकते हैं। यानी अपघटक के होने की वजह से कोई भी चीज़ अगर कोई भी मर रहा है तो वो सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, फिर उसी मिट्टी में मिल जाता है, मालूम भी नहीं चलता है कि वहाँ पे कभी कोई मरा भी था। तो आपके अच्छा है ना, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रमुख भूमिका है और ये आपके सारे काम भी करते हैं, सबको उसका एनर्जी भी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। अब यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का क्या करें, वर्णन करें, अथवा मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो श्वसन तंत्र सबको पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आके यहाँ पे खड़े हुए हो तो कम से कम इधर ध्यान दे लो, पढ़ाया जा रहा है इसलिए हम बुलाए हैं। और जो पीछे फटाफट लिखने में लगी हुई है, ये आप यहाँ से लिख रही हैं या उधर बगल वाली कॉपी से लिख रही है, क्या कर रही है आप? यहाँ से तो नहीं लिख रही है, बगल का कॉपी से लिख रही है ना। अभी इधर देखिए ना, अगर बताया जा रहा तो लिखने का क्या जरूरत है। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बन गया, सबको बनाने आता ही है, इजली ये बन जाएगा, बहुत इजली बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अभी हम बनाएंगे, टाइम जाएगा ऐसे। ये सस्ता वाला हम बना दे रहे हैं। ज़्यादा हंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ से ट्रैकिया को निकाल दो, ठीक है। हाँ हाँ उड़ा लो मजाक। ठीक है, ये इधर से आ जाएगा आपका। ये ट्रैकिया यहाँ पे बना लेना है इसको, ये, और उसके बाद ये बन जाएगा। हम बहुत जल्दी करने के चक्कर में ये कर रहे हैं। इसको बांट दीजिए और इधर से ये लंग्स, ठीक है। और ये
पेड़ को ऐसे से बना देना है, बहुत इजीली बन जाता है। ज़्यादा इतना नहीं परफेक्ट करना होता है, ठीक है। इतना बना दो कि क्या है चीज़ें क्लियर, कभी भी कचरा मत करना। एक चीज़ ध्यान हमेशा होना चाहिए। ये आप लोग कहाँ आए हैं पढ़ने, ठीक है, तो सीधा कम से कम स्ट्रेट रहो। ये आप लोगों को फिगर बताने का जब भी आता है तो कभी कचरा मत करना, ठीक है। नेमिंग हमेशा एक साइड ही देना, स्ट्रेट करके स्केल ले जाओ, ठीक है, और स्ट्रेट करके नेम दो। क्लियर रहेगा ना तो गलत भी लिखा हुआ रहता है कभी कभी तो चल जाता है। तो हमेशा कभी भी कचरा करने में मत रहिएगा कॉपी। देखते हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा आदत होता है कचरा करने का। जितना फैला के लिखना है लिख सको, ठीक है। जैसे अभी फ्लो चार्ट ही बना के कुछ जो भी बोल रहे हैं उसमें एरो दे दे के लिख देते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ लिख दिया, उससे क्या बन रहा है वो इधर लिख दिया, तो इजीली बन जाता है। वो कॉपी देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। भारी ये कॉपी तो रहता ही है, काफ़ी पेज रहते हैं। अब ये भी इतना भी मत भर देना, फिर आपको कॉपी मिलेगा भी नहीं। ये भी होता है, कॉपी के पेज आपके क्या है लिमिटेड है, तो भी ध्यान होना चाहिए। तो ये स्वच्छ नामांकित चित्र बन गया है। क्या क्या आपको दिखाना होता है इसमें बेसिकली देखो, अगर ये मुंडी वगैरह नहीं बन रहा ना तो खाली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बन जाता है। तो ये नासिका वेश में यानी कि जगह जो जा रहा है, मुख का ये जगह हो गया। यहाँ के बाद क्या हो गया, ये गला कंठ रीजन, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स कहाँ पे होगा, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तो ये लैरिंग्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये ट्रैकिया। अब लैरिंग्स के ऊपर क्या, लैरिंग्स जो जहाँ पे होगा वो तो साउंड बॉक्स है ना, जो यानी हम लोग जो बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स की वजह से ही होता है। अब लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, जो ये ओपनिंग जो है, जैसे कि ये ट्रैकिया है, ठीक है, तो ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। क्या बोला जाता है उसको, इपीग्लॉटिस। सिंपल सी बात है, वो ढक्कन बंद करने के लिए होता है। क्यों होता है इपीग्लॉटिस जो है, नहीं बोलते तो बंद हो जाता है। बेसिकली वो खाना खाते समय, ठीक है, ये खाना का और इसका रास्ता सेम है ना, देखो बगल में ही यहीं पे एसोफेगस भी है, ये सेम ही है, इसी से गुजरता है खाना, ठीक है। तो जब ये गुजर रहा है तो ये खाने का कण इसमें ना चला जाए, उस समय क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। उस समय के लिए रिस्पायरेशन भी रुक जाता है, ठीक है, और ये आगे घसक चला जाता है। इसी में लोग बतियाते बतियाते खाते हैं ना, तो सरक गया, कोई याद कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली याद नहीं कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो मरने से बचाने का तरीका हो रहा है, ठीक है। नहीं तो वो चला जाएगा ना, ये खाना जिसका चला जाता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो हद से ज़्यादा। वो कहाँ पढ़ रहे हैं, लगता आपके ये उसके पीछे पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमेशा खाना शांति से, ज़्यादा हड़बड़ी में भी नहीं खाना चाहिए और न ज़्यादा बोलते हुए खाना चाहिए। तो ये इसी रीजन की वजह से है, क्योंकि इसका फंसना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है किसी से, मतलब ये स्थिति खराब है समझ लो, तो डेंजर कंडीशन में भी चला जाता है इसमें, तो इससे बच के रहिए। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे बता दिया गया है, नासा गुहा ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसनी ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका दोनों आता है, खाना और एयर दोनों यहाँ पे मिलते हैं ना, इधर से एयर आ रहा है और इधर से भोजन जा रहा है, तो दोनों सेम है। कंठ या ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया। फिर ब्रोंकस, या क्या हो गया आपका, ब्रोंकस हो गया। ब्रोंकस को हिंदी में भी लिख लेना जैसे लिखना है। फिर क्या है आपका फेफड़ा, ये दोनों फेफड़ा हो गया। और ये डायफ्राम, ये जो क्या है आपका डायफ्राम हो गया। फेफड़े के अंदर वाली संरचना इसके अंदर में करके लिख सकते हो कि एल्वेओलाई पाया जाता है, तो वो हो जाएगा। अब देखो उसके सारे बताए गए हैं, नासा गुहा, ग्रासनी, ठीक है। इसमें आपके पॉइंट ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा दिए हुए हैं, उसको ज़्यादा है तो क्या है, ज़्यादा याद करेंगे तो एक दो तो याद रहेगा ना। ये चीज़ें होती है हमेशा कि ज़्यादा क्यों याद कराया जाता है या ज़्यादा पढ़ाया जाता है, क्योंकि उतना में से कुछ तो याद रहेगा। अब दो ही याद कराएंगे तो बच्चा कुछ और ही नहीं याद कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो नाक यानी नासा गुहा क्या है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है, अंग नहीं है, अंग है। इसके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है, ठीक है। ये लाइन जितना भी लिखा हुआ है सबको समझ में आ जाएगा सिंपली। नासा गुहा से पहले नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हवा को छानने का काम करते हैं। तो ये भी एक कभी कभी 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नासा गुहा में जो बाल पाया जाता है वो क्यों होता है, क्या काम है उसका, तो बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि आपके जो एयर जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, छानने का काम करते हैं। यानी वो हेयर में ना ट्रैप होकर रह जाता है। वो पीछे वाली दोनों नहीं सुनेगी लगता है। कितना बार आप लोगों को दे याद हो गया पीछे क्या बोलेगे, जो क्यों अभी छापने में लगे हुए हो,
खड़ा रहना है आपको भी। यहाँ वाला नहीं लिख रही है वो, अब बगल से कॉपी से लिख रही है, कल वाला शायद। अभी यहाँ पे समझ में आया? लिखने का मतलब यही होता है कि आप लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। समझ में आ गया? क्लास किस लिए करने आते हो, बताओ पहले। कुछ भी नहीं है, 10 बार मतलब टोके आप लोगों को तो समझ में आएगा। ठीक करते हैं सर, सब आप लोग मार पिटाई वाले भागी हो। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आपका ये ठीक हो। ग्रासनी का सुनो, जो आपका मुख का पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला जहाँ से खाना जा रहा है, इधर से एयर भी आ रहा है, तो ये दोनों मिक्स होता है यहाँ पे। नासा गुहा के आगे के घुमावदार रास्ते को क्या बोला जाता है? ग्रासनी। वही जिससे आ रहे थे हम लोग, ठीक है। ग्रासनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस, जो मैंने अभी बोला। ये ट्रैकिया है ना, यहीं पे तो ये नासा गुहा से इधर से ये आ रहा है, ये हो गया ना, ऐसे पूरा रहेगा। यहाँ पे ये बगल में क्या रहेगा हमारा? इसोफेगस रहेगा, ठीक है। तो ये एक श्वास नली, श्वास नली का नाम क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को श्वास नली भी बोला जाता है। तो एक छिद्र, छिद्र का नाम क्या है? ग्लॉटिस नाम है। उसके ऊपर क्या होती है? एक कपाट द्वार लगी होती है, कपाट द्वार, तो उस ढका होता है जिसे क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह श्वास नली मतलब श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से क्या करता है? रोकता है। ये मैंने काम बता दिया है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ब्रोंकस क्या होता है? अब ट्रैकिया के आगे का भाग ब्रोंकस कहलाता है। ट्रैकिया के आगे का अग्रभाग, ये ऐसे, तो ये ट्रैकिया का आगे का भाग क्या कहला रहा है? ब्रोंकस कहला रहा है, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाकर उल्टे आकार में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, इसी को बोल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंकस। उल्टे होकर 2 भाग में बढ़ गया ना, ठीक है। प्रत्येक शाखा क्या कहलाती है? ब्रोंकस कहलाती है। तो ये भी आपका सेम वही चीज़ है, क्या कहलाएगी? ब्रोंकस। समझ में आ रहा है सबको? कौन भुनभुन आ रहा है? बैठो, दोनों बैठ जाओ। सबको खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। नेक्स्ट क्लास में पूरा याद होना चाहिए, अब बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगा। फेफड़ा, नेक्स्ट क्या है हमारा? फेफड़ा। दोनों ब्रोंकस से एक एक फेफड़े लगे होते हैं। ओ क्या, ये देखो, दोनों फेफड़े, यानी ये ब्रोंकस जो 2 भाग में बटा था, इसी से ना लगा हुआ है फेफड़ा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है, ये 2 झिल्ली से रहती है घिरी हुई, ऐसे करके, ठीक है, जिन्हें फुफ्फुस वर्णी या पुल्मोनरी झिल्ली भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रोंकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है तो वह छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये इसको, ये अंदर गया, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया। अब इसको भी और डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया, इसको भी डिवाइड कर दो। ऐसे टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तक जाता है, ठीक है। उसके बाद भी एक और टर्शियरी तक जाता है। फिर यहाँ पे क्या लगे रहेंगे आपके? एल्वियोलाई। बनाना हो तो यही कॉन्सेप्ट बस समझना है। 3 बार बांट दो, 3 बार बांटने के बाद ये छोटा छोटा पेड़ बना दो तो बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि कैसे ये बनता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपको एल्वियोलाई बोलते हैं, जिसमें आपका एयर एक्सचेंज होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? डायफ्राम। ये यहाँ पे थोड़ा छोटा है फेफड़े के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि फेफड़े में क्या होगा? फेफड़े में जो छोटे, जैसे देखो, छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। उसके बाद जो सबसे टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। वो वाला अपने लैंग्वेज में बना के लिख लेना है। उसके बाद इस एल्वियोलाई में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये काम जरूर ऐड करना। यहाँ पे बस संरचना लिख दिया गया है क्योंकि संरचना का ही बोला गया था, बट ये काम भी जो इसका मेन काम है फेफड़े का, वो जरूर लिखना है। डायफ्राम का क्या काम होता है हमारा? यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है जो क्या होती है? वक्ष को उदर से अलग करती है। अब ये क्या मतलब है, समझ में आता है? ये श्वसन तो हम आप लोगों को नहीं बताया, तो पहले से पता है ना क्या होता है। सो ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम। ये वाले इसको उदर गुहा बोलते हैं। उदर गुहा क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ही आपका अगर देखा जाए, इधर से आएगा आपका स्टमक, ये इसोफेगस,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका स्टमक, ठीक है। तो ये स्टमक आपके उधर गुहा में रहता है, स्टमक, फिर पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह सब यहाँ पे ऐसे करके रहेंगे, ठीक है। ये ऐसे वाला रहा। ये वाला एरिया जो हम लोग चेस्ट रीजन जिसको बोलते हैं, वो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वक्ष गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को कौन एक्चुअली में डिवाइड कर रहा है, ये डायफ्राम। कौन कर रहा है, डायफ्राम। तब ये जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है, देख लो, ये डायफ्राम के ऊपर ही क्या है, ये दोनों फेफड़ा स्थित है। क्या है, ये दोनों फेफड़ा स्थित है। अब ये स्थित है तो क्या होगा आपका, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद शरीर थोड़ा लिफ्ट अप होता है, यानी ऊपर आता है, चेस्ट रीजन थोड़ा ऊपर जाता है। तो क्यों जाता है, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, ऐसे ये जो डोम शेप्ड दिख रहा है ना, ये सीधा हो जाता है। इसके सीधा होने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, बेसिकली ये बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका आकार में वृद्धि हो जाएगी, तो एयर क्या जो होता है अंदर आ जाता है। हम ये एयर का भी प्रोसेस बता दे रहे हैं कि कैसे सांस लेने की प्रक्रिया हमारे अंदर होती है, ठीक है। देखो ये अभी डायफ्राम ऐसा है, ठीक है। सांस लेने में क्या होता है, हमको चाहिए ना कि सांस लेने के लिए लंग्स थोड़ा फैले, ताकि क्या होगा, एयर उसके अंदर होगा, जगह खाली होगा तब ना भरेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो अभी ऐसे था वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैट होने की वजह से क्या होगा, जो उसके ऊपर जो आपके लंग्स है उसकी जगह भी तो फैलेगी ना, वो भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो फैल गया, एयर भर गया, ठीक है। भरने के बाद एक्सचेंज हो गया। अब क्या होती है, एयर बाहर भी तो निकालते हैं हम लोग। तो बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए कि इसको सिकुड़ो, ठीक है। तो सिकुड़ने के लिए क्या चाहिए, अब जो ये फ्लैट हुआ था आपका डायफ्राम, उसको क्या कर दो, वापस से डोम शेप्ड में लेके आ जाओ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो वापस इस तरीके से आएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये सब छोटे छोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे, और एयर कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ये आपके ओवरऑल मैंने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया है कि सांस लेने की प्रक्रिया कैसे होती है, छोड़ने की कैसे होती है, ठीक है। तो ये डायफ्राम का यही काम है, यहाँ पे लिखा भी होगा। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर, देखो ऊपर अथवा नीचे की ओर, मैंने वही भी बताया, फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। तो अभी वही हो रहा था ना, लंग्स बढ़े या फिर वक्ष गुहा बढ़े, बात तो सेम ही है, क्योंकि पूरा का पूरा आपके चेस्ट रीजन में लंग्स ही फैला हुआ है, ठीक है। तो उसी को बोला जा रहा है। तो कार्य करती है जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते हैं। हो गया, वक्ष गुहा बढ़ा तो फेफड़ा का भी साइज बढ़ा, वक्ष गुहा छोटा हुआ तो आपके फेफड़ा का भी साइज छोटा हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग आप सांस लेना और सांस छोड़ना समझते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सो या नींद में लगे हुए हैं सबके सब, सो बोलो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट डे, ठीक है। इसके बाद से कल पढ़ा देंगे आप लोगों को। कल सब लोग जितना टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग पे सबके सब आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसको पहले बंद कर देते हैं।